टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दूसरे पार्ट की, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, क्लोनिंग वेक्टर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स। तो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। देखिए, एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है फॉरेन डीएनए को और उसको रेप्लिकेट करवा देता है होस्ट सेल में। यह सिंपल सी हम कह सकते हैं, इट इज अ मिडल मैन। पोस्टमैन का काम करता है। पोस्टमैन क्या है? आपने कोई लेटर भेजा, उसको कलेक्ट करता है और आपने जिसके पास भेजा उसको डिलीवर कर देता है। तो यही काम यहाँ पे वेक्टर करता है। ये एक मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैक्टीरियोफाज जो कि कॉमन वेक्टर होता है, प्लाज्मिड दूसरा एक कॉमन वेक्टर होता है, और एक बैक्टीरियल सेल। ठीक है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले जो वेक्टर्स हैं, दे आर प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, डबल स्ट्रैंडेड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। देखिए, मैं 3 वर्ड यूज किए हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स हैं विच आर वाइडली यूज्ड फॉर द ट्रांसफर, या जिसको सबसे ज्यादा वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। अब इस जो कुछ प्लाज्मिड्स होते हैं, सिर्फ उनकी 1-2 कॉपी होती है पर सेल, लेकिन दूसरे में अप टू 100 कॉपीज कैन बी फाउंड। सेकंड टाइप आर बैक्टीरियोफाजेस, हाई नंबर होता है उनका पर सेल, तो हाई कॉपी नंबर होगा। उसके अलावा फाजमिड, कोजमिड, दे आल्सो एक्ट एज कॉमन वेक्टर्स। जब क्लोनिंग वेक्टर मल्टीप्लाई करता है होस्ट सेल में, अपनी कॉपीज बनाता है, तो जो लिंक्ड पीस है डीएनए का वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो डिजायर्ड सेगमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया था वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी भी कॉपीज बन जाती है और उसका नंबर इक्वल हो जाता है कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर से। ठीक है। कॉपी नंबर क्या है कि कितनी कॉपीज प्रेजेंट है वेक्टर की किसी पर्टिकुलर सेल में। अब क्लोनिंग वेक्टर के क्या फीचर्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एनसीईआरटी का कंपटीशन में भी पूछा जाता है। Origin of replication, selectable markers, cloning site and vector for cloning genes in plant and animals। इन 4 फीचर्स की हम बात करेंगे। आप यहां देख पा रहे हो PBR 322 ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है, जहां पे अलग अलग साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब होता क्या है पीबीआर? पी का मतलब है प्लाज्मिड और बीआर से वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, जिन्होंने इसको स्टडी किया, बोलिवर एंड रोड्रिगेज। बी फॉर बोलिवर एंड आर फॉर रोड्रिगेज। ठीक है। तो पीबीआर एंड 322 इज द स्ट्रेन फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, नंबर गिवन टू दैट पर्टिकुलर प्लाज्मिड। ठीक है। अब यहां पे 4 साइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओआरआई साइट, ये वो पार्ट होता है, ये वो एरिया होता है जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। कि जो डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए है, वो इसी साइट पे नॉर्मली आके लिंक होता है और होस्ट सेल में अपना नंबर बढ़ा देता है, अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये लिंक डीएनए के कॉपी नंबर को, कि कितनी कॉपीज की फॉर्मेशन होगी, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। तो इसकी क्लोनिंग होनी बहुत जरूरी है जिससे कि हाई कॉपी नंबर हम ऑब्टेन कर सकें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है आप प्लीज पूछ ले। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सेलेक्टेबल मार्कर या जो मार्कर जीन है। हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन लिया है एज मार्कर जीन, जहां पे 2 एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन, ये 2 एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं। नॉर्मल जो इकोलाई सेल्स हैं उसमें इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा या नहीं पाया जाता है। क्लियर टू एवरीवन? अब हमने क्या करना है, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करेंगे? ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है हमारा, उसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू सेलेक्ट होस्ट सेल हैविंग ट्रांसफॉर्मेंट। ऐसी होस्ट सेल को सेलेक्ट करना है हैविंग ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट क्या है यहाँ पे? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब विच हैव वेक्टर, जिसमें वेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है। एंड रिमूविंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें
वेक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने का काम करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू डीएनए का एक पीस इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल में, है ना। प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डीएनए सेगमेंट डीएनए पीस इनटू होस्ट सेल, वहां पे इसको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। क्लियर टू एवरीवन? ठीक। तो इस रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए ये सेलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पे जरूरी होते हैं। यहाँ पे दो है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। रेजिस्टेंस के लिए आर हम ऊपर साथ में लिख रहे हैं। होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए अब तीसरा पॉइंट आता है क्लोनिंग साइट, जिनको हम रिकोजनेशन साइट भी कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज रिकोजनेशन साइट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा नाम से। जो फॉरेन डीएनए है उसको लिंक करना, इसके लिए वेक्टर को एक या दो ऐसे एरियाज की जरूरत होती है जिसमें वो उसको अटैच कर सके, जिसपे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट कर सके। तो अगर एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट, सॉरी रिकोजनेशन साइट होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो पूरी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो नॉर्मली एक रिकोजनेशन साइट को ही सेलेक्ट किया जाता है। आरओपी का मतलब यहाँ पे प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे, टेट्रासाइक्लिन के लिए यहाँ पे दो साइट्स हैं, बाम1 और साल1, और एम्पिसिलिन के लिए पीवी1 और पीएसटी1। ये ओआरआई साइट हो गई, ये क्लोनिंग साइट्स होगी। इज इट क्लियर नाउ? चलिए आगे चलते हैं। अब क्लोनिंग साइट क्या करेगी, उसको जो फॉरेन डीएनए है उसको ज्वाइन करने का काम करेगी। ठीक है। अब दो एंटीबायोटिक्स है हमारे पास। पहले हम क्या कर रहे हैं, जो फॉरेन डीएनए है उसको हमने जोड़ दिया टेट्रासाइक्लिन की इस साइड पे, एलियन डीएनए को यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है। सो जो नया प्लाज्मिड बनेगा वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अगर ये ज्वाइनिंग नहीं होती, अगर ये लाइगेशन नहीं होता तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन अब हमने लाइगेशन कर दिया तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट या रिकॉम्बिनेंट। ओके। अब क्या होगा, जब ये फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया तो ट्रांसफॉर्म सेल हो गई। तो जहां पे हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था टेट्रासाइक्लिन के साइड पे, वो इनएक्टिवेट हो गया। तो इट इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, है ना। तो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस खत्म हो गया, बिकॉज हमने टेट्रासाइक्लिन के बाम H1 साइट में फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब हमने इस प्लाज्मिड को इकोलाई सेल्स में इंट्रोड्यूस किया गया तो तीन तरह की सेल्स मिली हमें। एक ट्रांसफॉर्म सेल है, दूसरी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स है, और तीसरा जिसको हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज डेवलप हो गई। क्लियर एवरीवन? दूसरे ढंग से इसको देखते हैं। हमारे पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट। तीन टाइप की सेल्स होगी। इसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में कोई प्लाज्मिड नहीं है, ट्रांसफॉर्म्ड है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, तो दोनों के लिए रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन के लिए भी और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी। लेकिन जब हमने टेट्रासाइक्लिन के बाम H1 में फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने सिर्फ एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया, रिकॉम्बिनेंट बना दिया। तो तीन टाइप की सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिली। होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए अब क्लोनिंग साइट क्या करेगी, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको हम अलग कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट से। कैसे? उसको हम डालेंगे एम्पिसिलिन मीडियम में, ठीक है, और फिर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। तो जो रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर जाएगा, जो रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर जाएगा वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। क्लियर है बात, समझ आ रही है कि जो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर रहा है रिकॉम्बिनेंट, वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, वो दोनों मीडियम में ग्रो करेंगे, वो एम्पिसिलिन में भी और टेट्रासाइक्लिन में भी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्पिसिलिन में जो ग्रो कर रहा था वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रहा, टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिवेट हो गया रिकॉम्बिनेंट में, ठीक है। लेकिन वो नॉन रिकॉम्बिनेंट में टेट्रासाइक्लिन का जीन एक्टिव है, एक में इनएक्टिव है, एक में इनएक्टिव है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, प्लेटिंग कर दी इसकी, जहां पे हमने एम्पिसिलिन डाला है, तो बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप हो गई मास्टर प्लेट्स में। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो कलर शो करेगा, कलर रिएक्शन देगा, और जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो कलर रिएक्शन नहीं देगा। इट इज क्लियर? तो
रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हमने अलग कर दिया। तो ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ने हमें हेल्प कर दिया कि हमने ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर दिया। ठीक है ना। तो जो इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने में हेल्प कर देता है, कलर रिएक्शन के बेसिस पर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। राइट। अब पहले क्या हो रहा था कि इस टाइप का जो सिलेक्शन था वो डिफिकल्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमने दो प्लेट्स प्रिपेयर करनी पड़ रही थी दो अलग अलग एंटीबायोटिक्स के लिए। तो अब क्या किया जाता है, अल्टरनेटिव मेथड ढूंढ लिया, अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर्स यूज कर लेते हैं जिससे वो कलर रिएक्शन शो कर देते हैं। मैं जो अभी आपको बता रहा था कि कलर रिएक्शन के बेसिस पे हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। नॉन रिकॉम्बिनेंट कलर रिएक्शन देगा और रिकॉम्बिनेंट कलर रिएक्शन नहीं देगा। देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में देखते हैं यहाँ पे। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स को हमने अलग कर लिया क्योंकि वो कलर रिएक्शन देंगे विद क्रोमेजेनिक कलरिंग सब्सटेंस। ये हमारा फॉरेन डीएनए सेगमेंट है, ये हमारा प्लाज्मिड है, ये हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया लैक-जेड जीन में और यहाँ पे हमने कोई इंसर्ट नहीं करवाया। ठीक है। तो अब इनको जब होस्ट सेल में इकोलाई सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया तो जो रिकॉम्बिनेंट थे उनके साथ तो व्हाइट कॉलोनीज बनी, मतलब कोई कलर रिएक्शन नहीं हुआ, नो कलर रिप्रोड्यूस्ड। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे उनके साथ कलर रिएक्शन होती है, वो ब्लू कलर की कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। तो इजीली हम अलग कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। राइट। तो जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट, वही बात दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट किया गया बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के सीक्वेंसेस में, तो इंसर्ट करने से इनएक्टिवेशन होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया और ऐसी कॉलोनी जो रिकॉम्बिनेंट बन गई वो कलर रिएक्शन नहीं देगी, तो वो रिकॉम्बिनेंट होगी। लेकिन जहां पे कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, जहां पे जीन या एंजाइम इंसर्ट नहीं किया हमने, वहां पे कलर रिएक्शन होगी, ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर। अब जब इसकी प्लेटिंग करेंगे तो इस तरह के कुछ हमें कॉलोनीज दिखाई देंगी। ब्लू कलर नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए होगा और व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट के लिए होगा क्योंकि वो कलर रिएक्शन नहीं देते। इज इट क्लियर? स्टिल आई एम सेइंग, एनी डाउट सीधे पूछो कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। अब कुछ पैथोजेंस का हमने आइडेंटिफाई किया है, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। उनमें से एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इसमें अपने आप इंजीनियर क्या लिख दिया मैंने, इसमें एबिलिटी होती है, दो एबिलिटीज हैं कि एक तो रेट्रोवायरस है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, और जो डाइकोट प्लांट्स हैं उसमें ये पैथोजन होता है। मोनोकोट पे इफेक्ट नहीं दिखाता है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं दिखाता। ये रेट्रोवायरस की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब होता क्या है देखिए, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है उसमें एक पार्ट है टी डीएनए, जिसको हम ट्यूमर प्रोड्यूसिंग डीएनए या ट्रांसफर डीएनए कह सकते हैं। ये क्या करता है, नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ठीक। अब ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है, टीआई प्लाज्मिड है, किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का। इसको मॉडिफाई किया गया है और इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करके और प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया रेप्लिकेशन करने के लिए। तो इसमें दो एबिलिटी थी देखो, एक तो रेप्लिकेशन की एबिलिटी और एक ट्यूमर प्रोड्यूस करने की। तो ट्यूमर की वजह से पैथोजेनिक हो रहा था, लेकिन रेप्लिकेशन अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि कम टाइम में ज्यादा नंबर प्रोड्यूस होता है। तो जो ट्यूमर प्रोड्यूसिंग एबिलिटी थी या फीचर था उसको साइलेंस कर दिया गया और रेप्लिकेशन एबिलिटी को यूज किया गया एज ए वेक्टर। तो क्या होता है देखिए, ये हेल्थी प्लांट है, अब बैक्टीरिया ने, एग्रोबैक्टीरियम ने इसको इन्फेक्ट किया तो उसकी वजह से इस तरह से एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया जिसको क्राउन गॉल भी कहते हैं। तो ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है। सो दिस इज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ टीआई प्लाज्मिड इनटू द प्लांट। होता क्या है अल्टीमेटली, अब क्या करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का सेगमेंट हमने वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसको हमने एक बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट होने दिया। अब जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट है, ये टीआई प्लाज्मिड को कट कर देगा। उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने फॉरेन डीएनए को कट कर लिया, दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया तो रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड की फॉर्मेशन हो गई।
अब इस टीआई प्लाज्मिड को, जिसमें रेप्लिकेशन एबिलिटी तो है, कॉपी तो बनाएगा, लेकिन वो ट्यूमर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। इनको प्लांट सेल के कल्चर में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये प्लांट सेल के जीनोम के साथ, उसके क्रोमोसोम के साथ मिक्स हो जाता है और अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देता है। तो जो नया प्लांट बनेगा उसमें नया ट्रेट आएगा, नया करेक्टर आएगा, जो डिजायर्ड करेक्टर हमने इंट्रोड्यूस करवाया था फॉरेन डीएनए का, जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन था, उसकी कॉपी हो जाएगी टीआई प्लाज्मिड, उसको फास्ट मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह के देखिए वो होते हैं जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से एक अनऑर्गेनाइज मास बन जाता है सेल्स का, जिसको हम कैलस कहते हैं। ये साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड जो शूटिंग है, शूट सिस्टम है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। ये डाइकोट में इफेक्टिवली काम करता है, बट इट इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ मोनोकोट्स, बिकॉज मोनोकोट्स में इस कैलस को हैंडल करना मुश्किल होता है, इसको स्टार्ट करना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं जैसा कि कह रहा था, मोनोकोट में ये हार्मफुल नहीं होता, लेकिन डाइकोट्स में ये हाईली हार्मफुल हो जाता है। तो मोनोकोट में ड्यू टू हैंडलिंग, और क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक इसलिए हो जाएगा कि उसको हम रूटिंग शूटिंग इनिशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। अब ये तो प्लांट की बात हो गई कि प्लांट्स में हमने कैसे डिलीवर करा है, पूरा प्रोसेस हमने देख लिया टीआई प्लाज्मिड का। अब एनिमल्स में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। रेट्रोवायरसेस एनिमल्स कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स में भी जो कैंसर कोजिंग जीन्स हैं, जिनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं, वो इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होती है, जिनको प्रोटोऑन्कोजीन्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन होता है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ऑन्कोजीन्स में प्रेजेंट हो जाती है एंड दे कॉजेस कैंसर, ठीक है। तो इन सेल्स को यूज किया जाता है, या इन वायरसेस को यूज किया जाता है डिजायरेबल जीन्स को एनिमल सेल्स में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, अब हमने प्लांट में या एनिमल में इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो वो प्लांट या एनिमल सेल क्या कहला रही है हमारी, यहाँ पे होस्ट सेल है। तो होस्ट सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाया जाता है कि वो जो हमारा रिकमेंडेड डीएनए है उसको ले ले, और किस तरह से वो जो रिकमेंडेड डीएनए है वो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, वो अब हम देखेंगे। उसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो डीएनए क्योंकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें उस सेल मेम्ब्रेन को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, उस लायक बनाना पड़ेगा कि वो फॉरेन डीएनए को या प्लाज्मिड को अपने अंदर ले ले। इसके लिए क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल सेल को डाइवेलेंट आयंस, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, उसके साथ ट्रीट करवाना पड़ता है, सो दैट दिस प्लाज्मिड कैन एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल। पोर्स के थ्रू उसमें एंटर कर जाती है, और इसके साथ साथ इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे 2 मिनट इसको रखना पड़ता है। इसके बाद वो प्लाज्मिड या हमारा जो वेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा बैक्टीरियल सेल। अब इस बैक्टीरियल सेल को हम कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे। पहले हीट किया था, हमने उसको आइस पे रख दिया, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट देने से वो इंटीग्रेट हो जाता है इजिली बैक्टीरियल सेल में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे कॉम्पिटेंट होस्ट कुछ फॉरेन डीएनए को लेता है, कैसे अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं ट्रांसफर करने के लिए। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। टिल देन कीप स्टडिंग।